गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम कर रहे थे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हम पढ़ रहे थे इसको, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, आज हमें क्या करना है? आज हमें ये करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन है, आई और वी डी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एज यू नो हम ये जानते हैं कि जो आई होता है, आई वो क्या होता है, क्यू अपॉन में क्या होता है, टी। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन ए गिवन टाइम, ये हमारे पास करंट होता है। ठीक है, और वीडी, इन दोनों के बीच की रिलेशन हमें चेक करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको बताता हूं। सपोज ये कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो मान लेते हैं हम एल लेंथ है। क्या लेंथ है? एल। ठीक है, इसको जब हमने किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे चलेंगे? अपोजिट चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं, नेगेटिव, तो अपोजिट टू द फील्ड। जब ये इस तरफ चलेंगे तो जो इनके अंदर स्पीड होगी उस स्पीड को हम क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। क्या नाम देते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो वो वी डी वेलोसिटी से आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमें क्या चीज करनी है? एक तो ये टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए, लेट n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने क्या मान लिया? n जो है वो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर वो कितने होंगे? देखो n, इसके अंदर कितने नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? n। ठीक है, अब ये कंडक्टर का देखो, दिस इज एरिया एंड दिस इज लेंथ। ठीक है, इतने एरिया के अंदर और इतनी लेंथ के अंदर ये सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर कितने हो जाएंगे? n इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, n इनटू में कितना हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है, जो टोटल चार्ज आ जाएगा अपने पास, जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो देखो कितना आएगा? n। वॉल्यूम को मैं लिखता हूं a इंटू में l, और टोटल चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? इस बात को शायद आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो अपने पास टोटल चार्ज कितना आ गया? NaLe। ठीक है, इस इक्वेशन को आप रख लो 1, पुट इन 1। ठीक है, तो I इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? NaLe अपॉन में क्या आ जाएगा? T। ठीक है, अच्छा, अब अपना अगला काम क्या रहेगा? अपना अगला काम सिर्फ और सिर्फ T को चेंज करना है। अब देखो T को किस तरह चेंज करेंगे। देखो, as
length of conductor is L, therefore time taken by the electrons to move positive side of a conductor ठीक है। बैटरी के हम किससे जोड़ रहे हैं? पॉजिटिव साइड से, ठीक है। पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो जो टाइम आएगा देखो क्या आएगा, L अपॉन में क्या आ जाएगा, VD। इसको समझने की कोशिश कीजिए, टाइम क्या है। देखो ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आप जैसा आप स्पीड में पढ़ते हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो स्पीड क्या हो जाएगा, लेंथ, और ये टाइम यहाँ आ जाएगा तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ अपॉन में टाइम। क्योंकि कंडक्टर की कोई डिस्टेंस तो होती नहीं है, तो कंडक्टर के पास क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L अपॉन में VD। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए बस आप। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NaLe अपॉन में L अपॉन में क्या आ जाएगा, VD। तो L से L तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी बच गई, NaEVD। अब इस टर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि अपने पास क्या आ गया, I भी आ गया और VD भी आ गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। समझ गए हो इसको, लिखने का तरीका समझ गए, ठीक है। क्या करना है आपको, सिर्फ सबसे पहले एक कंडक्टर लेना है, उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, L। उसको एक्सटर्नल बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, ठीक है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि करंट क्या होता है, Q अपॉन में T, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, N, ठीक है। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, N में क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में लेंथ। NaL इनटू में क्या आ गया, E, ठीक है। तो उसके बाद Q की वैल्यू हमने यहाँ रखी और T की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, ठीक है। तो T की वैल्यू जब हमने यहाँ से रखी तो अपने पास रिक्वायर्ड रिलेशन क्या आ गई, I इज इक्वल टू NaEVD, ठीक है। समझ गए। एक छोटी सी चीज हो, देखो अब इसको मैं ये भी लिखता हूँ, NaE टाउ अपॉन में M, ठीक है। अगर VD की वैल्यू रखना चाहूँ तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी, E टाउ अपॉन में क्या हो जाएगी, M, ठीक है। दिस इज इन मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन और क्या हो जाएगी, NaE स्क्वायर E टाउ अपॉन में M, ठीक है। तो एक रिलेशन ये भी आ जाएगी। ये छोटी छोटी रिलेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इनको निकालने का तरीका आपके पास आना चाहिए, ठीक है। एक चीज और सुन लो अब इसके साथ साथ इस टॉपिक में, क्या कल हमने ड्रिफ्ट स्पीड का जो एक्सप्रेशन किया था, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड के एक्सप्रेशन में क्या था, अपने पास एक रिलैक्सेशन टाइम नाम का वर्ड आया था, ठीक है। वो रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार, काफी बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। इस छोटी सी रिलेशन को आप याद कर लोगे, ठीक है। बाकी आगे आएगा इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी में, तब आपको अच्छी तरह और बताएंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको अभी तक आप इस तरह कर लेना, ओके। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे लगता है यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ओम्स लॉ। ये टॉपिक आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पढ़ेंगे अब, ठीक है? ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम एक साइंटिस्ट है, उसने क्या दिया था? इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया था किसने? ओम्स लॉ ने, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्या था? करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to potential difference across the ends of a conductor, ठीक है? उसने जस्ट एक स्टेटमेंट दी थी क्या? कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है? एक्सेप्ट टेम्परेचर, स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट, एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? इसके बाद क्या है कि ये किस कंडीशन में फॉलो करेगा? जब हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रेन, प्रेशर एटसेट्रा जो भी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, वो कांस्टेंट रहेंगी, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? तो उस केस में करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का कैसा रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे, ठीक है, तो रिलेशन अलग हो जाएगी और उसको हम कहेंगे नॉन ओम्स लॉ या नॉन ओमिक डिवाइस, ठीक है? तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसको मैं क्या लिखता हूं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है? तो आप सब जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कांस्टेंट का। उस कांस्टेंट का यहां पे क्या नाम है? R, ठीक है? वेयर R इज कांस्टेंट। R क्या? एक कांस्टेंट है, ठीक है? और इस कांस्टेंट को हम क्या देते हैं नाम? रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे इसको हम? रेजिस्टेंस। उसके बाद आगे देखिए, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होगी वो क्या होगी? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है? तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? क्योंकि V और I दोनों आपस में कैसे हैं? प्रोपोर्शनल। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है तो उस डिवाइस को हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। क्या कहते हैं? नॉन ओमिक डिवाइस, ओके, ठीक है? उसके बाद अगर हम कुछ डिडक्शन देखना चाहें कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इसको डिड्यूस हम करना चाहें, ठीक है? तो ये एक चीज देखिए आगे, डिडक्शन ऑफ, ठीक है? ये हम डिड्यूस कर रहे हैं ओम्स लॉ को। देखो
V इज इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन में क्या था m इंटू में क्या है r, ठीक है। उसके बाद देखो आप एन ए ई स्क्वायर, ई की वैल्यू क्या होती है किसी कंडक्टर के लिए, क्या होती है, v अपॉन में क्या होती है, l होती है ना ये, ठीक है। v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। ये एम एल की साइड आ जाएगा, एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टाउ। ये थोड़ा समझ गया है, कुछ नहीं, ठीक है। जिसमें कुछ नहीं था इसको हमने थोड़ा सा डिड्यूस किया है बस, इस इक्वेशन को किससे डिड्यूस किया है, पिछले वाले क्वेश्चन से डिड्यूस किया है बस, ठीक है। रिलेशन हमने निकाली थी आई की वैल्यू, आई क्या होता है एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। ई की जगह हमने रख दिया वी अपॉन में क्या रख दिया एल, वी से वी कैंसिल हो गया, इस टर्म को मिस साइड लिया है, तो रिजल्ट जो हमें मिला आर का वो क्या मिला, एम एल अपॉन में एन ए ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, इसमें आप देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एल के। जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम देखेंगे जब इनके फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, ओके, ठीक है। तो दिस इज ओम्स लॉ, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। इतना काम समझ में आ गया, जो करंट और वोल्टेज की ऐसी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, मीन्स अगर टेम्परेचर ये कांस्टेंट ना हो, ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइस, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, समझ गए इतनी बात को, ठीक है। तो इसके बाद आएगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व करनी पड़ेगी, जो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए, करंट क्या होता है, उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड की रिलेशन और ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद एक नया टॉपिक आप कल से स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। क्या नाम है उसका, रेजिस्टेंस, ओके, गुड बाय।